हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हम लोगों का इनकम फ्रॉम सैलरीज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अच्छा, सैलरी का मतलब क्या होता है? हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ से हमें जो भी रेम्यूनरेशन रिसीव हो रहा है एज पर आर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं क्या? सैलरी। अच्छा, सैलरी मानने के लिए देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉयर होना चाहिए हु इज़ गिविंग यू द जॉब एंड एक एम्प्लॉई जो बंदा काम कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है और एम्प्लॉय जो रेम्यूनरेशन रिसीव करता है अपने काम करने के बाद, उसी को सैलरी बोलते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स या परक्यूसिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेसिक में हमें कुछ भी नहीं करना है। बेसिक सैलरी जो आपको बेस सैलरी मिलती ही है विदाउट एनी एड ऑन्स। उसमें कोई एड ऑन, कोई एडिशन, किसी स्कीम का पैसा, कोई और अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, या कोई और, ये सब ऐड नहीं होता है। वो बेसिक सैलरी है। बेस सैलरी वो तो मिलती ही है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अलाउंस अलाउंस का मतलब क्या होता है? जो भी हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो मिल ही रही है, प्लस हमें कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, डियरनेस अलाउंस आप लोगों ने सुना होगा। डियरनेस अलाउंस किस लिए मिलता है? आपको अगर इन्फ्लेशन बीट करने के लिए मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस किस लिए मिलता है? कि आप जिस घर में रेंट पे रह रहे हैं वहाँ का रेंट पे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है अलग से। ऐसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक सैलरी मिलती है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अलाउंसेस 3 टाइप के हो सकते हैं। कुछ अलाउंसेस होते हैं ना जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। एज इट इज़ आपको अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,000 का अलाउंस मिला है, तो आप उसको सीधे सीधे टैक्सेबल होगा, वो पूरा पूरा 5,000 पे टैक्स लगेगा। कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, कि अगर आपको 5,000 का अलाउंस मिला है, एक भी रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट, मतलब पूरे पे छूट है टैक्स से, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एंड द लास्ट, पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस का क्या मतलब? उसके कुछ पार्ट पे टैक्स लगेगा और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस इज़ द मेन, ये हम लोग को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है। फुल्ली टैक्सेबल तो हमें बस लिस्ट याद होनी चाहिए ना, कि कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं जिस पे पूरा पूरा टैक्स लगता है। अगर हमें कोई क्वेश्चन में दिख जाएगा तो हम सीधे सीधे उस पर पूरा पूरा टैक्स लगा देंगे। फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हमें बस लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस होते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता। हमें मेनली क्या पढ़ना होता है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जिसमें हमें कुछ एग्जेम्पशन मिली है इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से। फिर हम वो एग्जेम्पशंस कैलकुलेट करेंगे और फाइनल टैक्सेबल अलाउंस निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परक्यूसिट्स या फिर पर्क्स पे। परक्यूसिट्स को पर्क भी बोलते हैं। पर्क का मतलब क्या है? लेमैन की तरह अगर बताऊं, जो भी आपको बेनिफिट्स कैश में मिलते हैं, हम उसे अलाउंस बोल देते हैं। और जो भी आपको एज अ बेनिफिट डायरेक्टली मिल रहा है, उसे हम परक्यूसिट्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो हम बोल देंगे मेडिकल अलाउंस। ठीक है, बट अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका ट्रीटमेंट करवा दिया हॉस्पिटल में, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पर्क। वो एक पर्क हो जाएगा, मेडिकल बेनिफिट। इसके बाद क्या? अगर आपको ट्रैवल करने के लिए एक्सपेंस दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा। ठीक है, या फिर आपको एक कार खरीदने के लिए पैसे दे दिए गए, एम्प्लॉयर ने दे दिए, तो वो कार अलाउंस हो सकता है। बट अगर एम्प्लॉयर ने आपको सीधे सीधे कार ही दे दी, तो वो क्या है? पर्क हो गया। अगर आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज पर्क और परक्यूसिट्स। और अगर आपको उस बेनिफिट के लिए मॉनेटरी असिस्टेंस मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज अलाउंस। और बहुत क्लियर हो जाता है क्योंकि अलाउंस के आगे अलाउंस लिखा होता है। हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। पर्क्स में क्या है? बेनिफिट्स इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, इट कैन बी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। अच्छा, पर्क्स भी अलाउंसेस की तरह ही होते हैं, कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होते हैं। पर्क में क्या क्या आ सकता है? मेडिकल बेनिफिट्स, जैसा मैंने बताया, मोटर कार, या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन। जैसे हमें अलाउंसेस में एचआरए मिलता है ना, कि आप रेंट पे रह रहे हो, वहाँ का रेंट पे करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिल गया। ऐसे ही पर्क्स में हमें क्या मिलता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि आपको रेंट पे करने के लिए अलाउंस नहीं मिला है, उन्होंने आपको घर ही प्रोवाइड कर दिया है रेंट फ्री। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट विल बी पर्क। ठीक है,
इसके बाद कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें सीधे रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, वो क्या होते हैं, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं। इसका पूरा अलग चैप्टर ही है। आप इनकम टैक्स की बुक देखेंगे तो हमेशा सैलरी के बाद एक दूसरा चैप्टर होता है, सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्नड लीव। अर्न लीव का मतलब कि आपकी सपोज आपने पूरी सर्विस, आपकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई 30-40 साल की जितनी भी, और अभी भी आपकी 200-300 छुट्टियां बची थी जो आपको लीव मिल रही थी, बट आप उस दिन भी ऑफिस चले गए, आपने काम किया और आपने कोई छुट्टी नहीं ली, ठीक है, तो आप उन लीव्स को भी एनकैश करा सकते हो। तो उसके लिए भी पूरा एग्जाम्पशन वगैरह दिया हुआ है, अर्न लीव। देन इट्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन एंड लास्टली प्रोविडेंट फंड। इन सारी बातों को हम डिटेल में अलग अलग वीडियोस में करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसकी, अलाउंसेस की, कि अलाउंसेस क्या होते हैं। अभी हमने देखा था ना, अलाउंसेस 3 टाइप के होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब एक एक करके देखते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस आपको इन्फ्लेशन बीट करने के लिए मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो आपको एक अलाउंस दे देते हैं डियरनेस अलाउंस के नाम पे। नेक्स्ट है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ये किस लिए होता है, मान लीजिए अभी आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ के एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं, और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी महंगी सिटी में, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है टू कॉम्पनसेट दैट चेंज, जो कि आपको दूसरी सिटी में जाके जो भी एक्सपेंसेस का चेंज हुआ है। नेक्स्ट है ओवर टाइम अलाउंस। एज द नेम इंडिकेट्स, अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उसके लिए मिलता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मोस्टली डॉक्टर्स को मिलता है। अगर डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए मना किया गया है, या पर्टिकुलरली कुछ उनका लाइसेंस थोड़े टाइम के लिए सस्पेंडेड है, तो उनको प्रैक्टिस ना करने के लिए, कि वो थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करे, तो एक अलाउंस दे दिया जाता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है वार्डन अलाउंस, वार्डन्स के लिए होता है। इसको छोड़ के बहुत सारे और भी अलाउंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्टली टैक्सेबल। अच्छा, फुल्ली टैक्सेबल में क्या है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डियरनेस अलाउंस 10,000 है, या क्वेश्चन की बात ना भी करें तो अगर किसी को 10,000 डियरनेस अलाउंस मिलता है, मतलब पूरे पूरे 10,000 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस किसी को मिल रहा है 5,000, तो पूरे पूरे 5,000 पे टैक्स लगेगा, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, पूरे पे टैक्स लगेगा विदाउट एनी एग्जेम्पशन। पार्टली टैक्सेबल पढ़ने से पहले फुल्ली एग्जेम्प्ट देखते हैं। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब क्या, जिसपे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। फॉरेन अलाउंसेस, फॉरेन अलाउंसेस का मतलब क्या, वो अलाउंसेस जो इंडियंस को, जैसे कि वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वगैरह होती है ना, तो अगर आपकी गवर्नमेंट आपको फॉरेन में काम करने के लिए कोई अलाउंस दे रही है तो दैट इज़ फॉरेन अलाउंस, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होता है। देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं उन पे भी टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट है यूएनओ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको कोई भी अलाउंस मिल रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट कमिंग टू पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल जितना अलाउंस है पूरे पे टैक्स लगेगा। फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब कि जितना अलाउंस है पूरा पूरा एग्जेम्प्ट, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड लास्टली पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल हमें एक्चुअल यही पढ़ना होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें एग्जेम्पशन लिमिट बताई हुई है कि इतना अमाउंट रिसीव हुआ है अलाउंस का, इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और फाइनली टैक्सेबल कितना होगा। अब इसमें सबसे मेन तो एक ही है, HRA। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आ सकता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एंड देयर कुड बी मैनी मोर। अच्छा, इसको छोड़ के ना एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ हमारे पास स्पेशल अलाउंस होते हैं। स्पेशल अलाउंस का मतलब क्या, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, आपको कन्वेंस के लिए मिलता है, या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मिला है, हेल्पर के लिए कोई अलाउंस मिला है। इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे देखते हैं, मान लीजिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है 500, ठीक है, 500 रुपीज़ का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ 400 रुपये खर्च किए, और 100 रुपये आपके बच गए हैं, तो आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 100 रुपये पे। ठीक है, 500 रुपये का आपको अलाउंस रिसीव हुआ था, 500 रुपये का आपको अलाउंस रिसीव हुआ था, जिसमें आपने 400 रुपये तो स्पेंड कर दिए, और ट्रैवल के लिए मिला था, ट्रैवल में ही खर्च कर दिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 100 रुपये आपके बचे हुए हैं, तो इन 100 रुपये पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे स्पेशल अलाउंस हैं कि आपको जितना मिला है, अगर आपने उसी काम के लिए पूरा पूरा खर्च कर दिया तो फिर कोई टैक्स नहीं है, बट अगर उसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ है तो उतने बचे हुए पार्ट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है,
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, अलाउंस के, हाउस रेंट अलाउंस जो हमें पढ़ना है। कि अभी मैंने बताया है कि हाउस रेंट अलाउंस क्या है हमारा, पार्टली टैक्सेबल, मतलब कि पूरा पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, थोड़ा पार्ट टैक्सेबल, थोड़ा पार्ट एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्पशन कितनी होती है, तो उन्होंने मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें 3 चीज़ें बताई हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है, और तीनों में से विच इज़ द लीस्ट, जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, HRA एक्चुअली रिसीव्ड बाय द SSC। SSC ने जितना HRA एक्चुअली में रिसीव किया है उसे लिख लेंगे। सेकंड में क्या देखेंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पेड हमें दिया होता है कि SSC जो है, देखो अगर आपको HRA मान लो 10,000 का मिल रहा है, HRA किस लिए मिलता है, आपका रेंट पे करने के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रेंट भी 10,000 हो, है ना, हो सकता है आप 12,000 रेंट दे रहे हो सकता है 8,000 रेंट दे रहे हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, HRA एक्चुअली रिसीव्ड, कि HRA कितना रिसीव किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेंट कितना पे किया वो लिखेंगे, माइनस 10% ऑफ द सैलरी, एंड द लास्ट इज 40% ऑफ द सैलरी। जो सैलरी होगी उसका 40% निकालेंगे अगर आप किसी भी और सिटी में रहते हो एक्सेप्ट फॉर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अगर आप इन 4 सिटीज़ में रहते हैं तो 50% लेंगे सैलरी का, बाकी किसी भी शहर में रहते हैं तो 40% लेंगे सैलरी का। अब हमने ये तीनों चीज़ें निकाल ली। अब क्या देखेंगे, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, जो सबसे लीस्ट होगा, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आगे पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया सैलरी, यहाँ पे एक वर्ड आया सैलरी। तो सैलरी तो अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे, सैलरी का मतलब HRA के लिए क्या है, 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी, अभी हम देख के आए हैं बेसिक सैलरी क्या होती है। उसके बाद क्या, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस भी हमें पता है क्या होता है, बट इसमें सारा हर तरह का DA नहीं इंक्लूड करते हैं। कौन सा DA इंक्लूड करते हैं, इफ़ इट इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होता है या आपको पता होता है कि आपका डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉयमेंट के टाइम का है या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिल रहा है। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिल रहा है तब उसे हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज विल एक्सक्लूड इट। और लास्ट क्या, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स मतलब अगर SSC को कोई कमीशन मिल रहा है ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स। देखो, कमीशन भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक कमीशन हो सकता है कि आपको बता दिया गया है कि 5,000 पर मंथ आपको कमीशन मिलेगा, उससे यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे कौन सा कमीशन लेंगे, अगर आपको सेल्स करवाने पे सेल्स के फिक्स्ड परसेंटेज पे, ऐसा होता है ना कि हम 5 लाख की सेल्स करेंगे तो हमें उसका 10% कमीशन मिल जाएगा, वैसे वाले कमीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सैलरी लिखी है ना, उस सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के टर्म पे है तब, और कमीशन अगर वो सेल्स पे मिला है तब। ठीक है, जो रेगुलर कमीशन होता है वो नहीं इंक्लूड करेंगे। तो फिर सैलरी निकल गई, ये तीनों चीज़ कैलकुलेट कर ली, तीनों में से जो सबसे कम होगा उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे और बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन दिल्ली ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मिस्टर एक्स जो दिल्ली में जॉब करते हैं, और क्या क्या लिखा हुआ है, उनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस उन्हें मिल रहा है 30% ऑफ द बेसिक सैलरी, मतलब 20,000 पर मंथ सैलरी है अगर, तो साल भर की कितनी हो जाएगी, 2,40,000। ठीक है, और DA लिखा है 30% बेसिक सैलरी का, मतलब 2,40,000 का 30% निकाल लेंगे, वो DA होगा। अब DA में भी इन्होंने क्या बताया है कि 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब जितना भी DA आएगा ना उसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है और बाकी का 40% करेंट एम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट का है। ठीक है, अब तीसरा क्या बता रहे हैं, HRA रिसीव्ड कितना है, 8,000 पर मंथ। ठीक है, और रेंट कितना पे कर रहा है, मिस्टर एक्स रेंट कितना पे कर रहे हैं, 11,600 पर मंथ। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी निकालने से। HRA में हमें बताया है ना कि सैलरी कैसे निकालनी है, तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैलरी कितनी होगी, सबसे पहले हम लेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी पता है, 20,000 पर मंथ। अगर 20,000 पर मंथ है तो साल भर की कितनी, इंटू 12, 2,40,000। फिर क्या बताया है, DA 30% ऑफ द बेसिक सैलरी। 2,40,000 का 30% निकालेंगे तो आएगा 72,000, और 72,000 में ये क्या कह रहे हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सिर्फ 60% है, और हमें अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि हम सिर्फ वही DA कंसिडर करेंगे सैलरी के लिए,
HRA में, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 60% था, तो यहाँ पे 60% ले लिया मैंने 72,000 का, विच इज़ 43,200। ठीक है। और कमीशन है क्या कोई मेरे पास पूरे क्वेश्चन में? नहीं, पूरे क्वेश्चन में कमीशन जैसी कोई बात नहीं की गई है, तो उसे इग्नोर कर देंगे। तो मेरे पास दो ही चीज़ें थी, एक बेसिक सैलरी और एक डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट पे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरी सैलरी कितनी आ गई? 2,83,200। ठीक है, 2,83,200 ये मेरी सैलरी आ गई। अब हमें क्या निकालना था? 3 पॉइंट्स बताए थे ना। सबसे पहले क्या बताया था? HRA एक्चुअली रिसीव्ड। सेकेंड क्या बताया था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। और थर्ड 40% और 50% ऑफ द सैलरी। तो अब उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? HRA रिसीव्ड। रिसीव कितना किया है? 8,000 पर मंथ। 8,000 पर मंथ है तो साल भर का इंटू 12 करेंगे, 96,000 आ गया। ठीक है, ये पहली चीज़ निकाल ली हमने। सेकेंड क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पेड कितना है? 11,600 पर मंथ का है, तो साल भर का कितना होगा? इंटू 12 कर देंगे, इट विल कम अराउंड 1,39,200। ठीक है, माइनस 10% ऑफ द सैलरी। अभी हमने यहाँ पे सैलरी निकाली थी, कितनी आ रही थी? 2,83,200। ठीक है, तो इसका 10% कितना आएगा? 2,83,200 का 10% कितना आएगा? 28,320। इसको इससे माइनस करेंगे, ये कितना आ गया? 1,10,880। ये मेरे पास दूसरा फिगर आ गया। पहला HRA रिसीव्ड आ गया, दूसरा आ गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और नेक्स्ट क्या लेंगे? 40% या 50%। अब मिस्टर एक्स दिल्ली में रहते हैं और हमने पढ़ा था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में अगर कोई रह रहा है तो हम 40 नहीं 50% लेंगे सैलरी का। मतलब 2,83,200 का 50%, जो कि कितना है? 1,41,600। ठीक है, तो अब हम फाइनली निकालेंगे कि HRA एग्जेम्प्ट कितना है और टैक्सेबल कितना है। अब देखिए, HRA रिसीव कितना हुआ था? ऊपर हमने लिखा है 96,000। 96,000 रिसीव हुआ था। एग्जेम्प्ट कितना होता है? इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट हो। अब 96,000, 1,10,000 और 1,41,000 में से सबसे कम क्या है? 96,000 ही है, तो 96,000 ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो HRA टैक्सेबल कितना हुआ? नील। मतलब HRA टैक्सेबल होगा ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, HRA रिसीव भी 96 था, HRA एग्जेम्प्ट भी 96 था, तो HRA टैक्सेबल कितना हो गया? नील या फिर 0। HRA टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ और स्पेशल अलाउंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर SSC के, देखो चिल्ड्रन किसके? SSC की बात हो रही है ना, टैक्स SSC पे कर रहा है, तो SSC का कोई चिल्ड्रन है, कोई चाइल्ड है और उसकी एजुकेशन के लिए कोई अलाउंस मिला है अगर उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी उसके लिए हम एक लिमिट लगा देते हैं 100 रुपये की। 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर महीना एग्जेम्प्ट होता है। कब तक? 2 बच्चों तक। ठीक है, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक 100 रुपये एग्जेम्प्ट होंगे पर मंथ। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस में सेम होता है, बस ये 100 की जगह 300 की लिमिट होती है। 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों तक आपका 300 रुपये एग्जेम्प्ट होता है पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, अंडरग्राउंड अलाउंस होता है, किस लिए मिलता है? अगर आप डिफरेंट कंडीशंस में काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कंडीशंस में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलाउंस मिलता है जो आपको 800 रुपये पर महीना पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। एक और अलाउंस देख लीजिए, अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही काम कर रहा है तो उसके लिए भी एक एग्जेम्पशन दिया गया है, विच इज़ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 2 चीज़ें दी गई हैं, या तो जितना अलाउंस मिल रहा है उसका 70% और या तो 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा ना उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? देखिए, दिस वॉज ऑल अबाउट अलाउंसेस। अब तो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या देख लिया? बेसिक सैलरी होती है, अलाउंसेस देख लिए कितनी टाइप के होते हैं, उसमें भी मेन जो अलाउंसेस होते हैं वो हमने देख लिए। नेक्स्ट परक्यूसिट्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम रिटायरमेंट बेनिफिट देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो इनकम टैक्स के बेसिक्स की, तो वो भी देख लीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू।